आज की कहानी जो है वो हिंदुस्तान के पहले स्टिंग ऑपरेशन की कहानी है। स्टिंग ऑपरेशन आप में से ज़्यादातर लोग जानते हैं। वो काम टीवी मीडिया में जो ओपनली कैमरे से नहीं हो सकता, जो ऐसे माइक पकड़कर सामने रख के मैं जो हम लोग बाइट लेते हैं वो ऐसे पूछ नहीं सकते, वो खुफिया तरीके से करना पड़ता है। और इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब कोई स्टोरी निकालने के लिए, किसी की सच्चाई की तह तक पहुंचने के लिए जब कोई और रास्ता ना हो, कोई और चारा ना हो, तो फिर खुफिया तरीका इस्तेमाल करना पड़ता है। इस तरीके से फिर बातचीत और तस्वीरें रिकॉर्ड की जाती हैं कि सामने वाले को पता ना हो। तो स्टिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ 2001 की है। ये 17 साल पहले। तब टीवी भी न्यूज़ चैनल बहुत कम थे। आज तक को लॉन्च हुए साल भर हुआ था। एक एनडीटीवी हुआ करता था, न्यू दिल्ली टेलीविज़न प्रोडक्शन, जी न्यूज़ हुआ करता था, एक आध कोई और था। बाकी चैनलों की बाढ़ नहीं थी। अब तो करीब 400-500 चैनल हैं, रीजनल और नेशनल अगर हम मिला दें। न्यूज़ चैनल की बात सिर्फ कर रहा हूँ। तो स्टिंग ऑपरेशन हमेशा मजबूरी में सच्चाई की तह तक पहुंचने के लिए आपके सामने सच्चाई रखे हैं, उसके पीछे की जो चीज़ें हैं जो नहीं आ पा रही हैं सामने से, तो उन चीज़ों को सामने लाने के लिए स्टिंग ऑपरेशन एक मजबूरी होती है। और स्टिंग ऑपरेशन के लिए अलग अलग कैमरे आते हैं। अब तो खैर टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस है, सब बहुत सारे कैमरे। पर उस ज़माने में जब 2001 की मैं आपको बात कर रहा हूँ, तब एक ही तरह का कैमरा आता था। एक कैमरा होता था जो शोल्डर बैग होता है, जिसमें हम बैग को लटकाते हैं ऐसे कंधे पे, जिसमें जनरली कॉलेज जाने वाले किताब या पानी का बोतल रखते हैं। तो वो बैग हुआ करता था, और उस बैग की जो पट्टी यहाँ से होती थी सिंगल, तो उस पट्टी में यहाँ पे एक कैमरा लगा होता था। तो अब उसको, उस कैमरे की लेंस को और उसकी जो कैद हो रही है तस्वीरें पकड़ने के लिए ज़रूरी है कि वो कैमरा आपके पास यहाँ हो और आप बैठे हों। अगर सामने वाला बैठा हो तो आप भी बैठें, सामने वाला खड़ा हो तो आप भी खड़े हों, ताकि वो कैप्चर हो सके, क्योंकि और कोई ऑप्शन था नहीं। लेकिन कई बार उसमें जो गड़बड़ी होती थी वो ये कि अगर मेरे बैग पे ये कैमरा लगा हुआ है और मैं कहीं बैठा हुआ हूँ, जैसे इस वक्त बैठा हुआ हूँ, तब बैग लेकर अगर मैं बैठा हुआ हूँ तो सामने वाले को शक हो सकता है कि ये क्या है, ये बैग लेके क्यों बैठा हुआ, पता नहीं इसमें कौन से कीमती सामान है, क्या है। थोड़ा सा ऑड फील होता है, और उसमें कई बार शक भी हो जाता है अगर उसे पता है कि आप मीडिया से हैं। तो गड़बड़ी यहीं से शुरू हुई थी। 2001 की बात थी, और हमें ये पता चला तब, उस वक्त मैं एक नया नया शो लॉन्च किया था, जुर्म। वीकली शो था, हर सैटरडे रात 11:30 बजे आया करता था, और काफ़ी लोग इसको देखते भी थे। तो हमें एक खबर आई कि पटना के बेऊर जेल में, जिसमें लालू प्रसाद यादव भी काफ़ी वक्त तक रहे और बाकी तमाम जो नामचीन लोग हैं वहाँ पे, वो वहीं रहते हैं जिन्हें जेल जाना होता है। तो बेऊर जेल है, बड़ा फेमस जेल है। तो हमें पता चला कि जो बिहार और झारखंड के कुछ छटे हुए जो क्रिमिनल हैं, टॉप क्रिमिनल, वो ज़्यादातर लोग बेऊर जेल में उस वक्त बंद थे, जिसमें एक अनिल शर्मा नाम था, जो झारखंड का बहुत बड़ा उस वक्त नाम था क्रिमिनल, मुन्ना शुक्ला, तिवारी, ये सारे बहुत उस वक्त के बड़े नाम थे गैंगस्टर में और क्रिमिनल में। और इत्तेफाक की बात ये थी कि सब बड़े, जब एक फैशन है कि जब क्रिमिनल बड़ा होता है तो फिर उसकी जो मंजिल होती है, जितना बड़ा नाम, तो कहता है अब राजनीति में चलो और नेता बन जाओ, विधानसभा में पहुँचो, लोकसभा में पहुँचो। तो ये सब भी उस वक्त कतार में थे इलेक्शन लड़ने के लिए। कुछ बाद में लड़े भी और जीते भी, जैसे उसमें सूरज भान, अनंत सिंह, ये सारे नाम हैं। तो अलग अलग मर्डर के केस में, किडनैपिंग के केस में, वसूली के केस में, ये सारे लोग कोर्ट से उस वक्त इनके ऊपर केस चल रहा था और पटना के बेऊर जेल में बंद थे। तो हमारे एक सोर्स ने हमें फ़ोन करके जानकारी दी, एक जुर्म का व्यूवर था, कि ये सब कहने को जेल में है, पर ये लोग अलग अलग बीमारी का बहाना बनाकर और पटना के सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं, PMCH, पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। और ये वहाँ हर शाम बाकायदा, कहने को हॉस्पिटल में है लेकिन ये शहर में घूमते हैं, शॉपिंग करने चले जाते हैं, कोई जीन्स खरीद रहा है, कोई कपड़े खरीद रहा है। और डेली रात को ये लोग उसी हॉस्पिटल के अपने उस कमरे में, सबको अलग अलग वार्ड मिला हुआ था, पार्टी करते हैं, जिसमें शराब आती है, बियर आती है, नॉन वेज आता है, वेज वालों के लिए वेज आता है, और उनके जो अपने चाहने वाले दोस्त, करीबी, ख़ास लोग, वो भी आते हैं। तो करीब 10-15 लोग इकट्ठे एक बड़े से कमरे में जमा होते हैं। उसके बाद
महफिल का दौर चलता है, और जबकि इनके ऊपर संगीन इल्ज़ाम मर्डर से लेकर किडनैपिंग तक के, और कायदे से इनको बेऊर जेल में होना चाहिए। कोर्ट ने भी इनको सज़ा के तौर पे बेऊर जेल भेजा था, लेकिन ये जेल में होने की बजाय हॉस्पिटल में ऐश कर रहे हैं। तो अब ये जाहिर सी बात है, खबर इंटरेस्टिंग थी, तो हमने अपने सोर्स से फिर पटना में कंफर्म कराया कि ऐसा है क्या, कि वाकई ये लोग बेऊर जेल में नहीं है। तो सोर्स ने वहाँ से कंफर्मेशन दी कि नहीं, ये लोग PMCH में हैं। फिर हमने पता किया कि क्या ये लोग वाकई ऐसे बीमार हैं या इस तरह की बीमारी है कि इनको हॉस्पिटल में रखने की ज़रूरत है, या फिर ये जेल से बाहर निकलकर ऐश करने के लिए एक बहाना बनाया गया है। तो पता चला कि नहीं, इनमें से सारे हट्टे कट्टे हैं और सारे ठीक ठाक हैं। थोड़ी बहुत बीमारी होती है उसके लिए तो जेल में आपको डॉक्टर्स भी होते हैं, दवाएं भी होती हैं, हर जेल में ये प्रावधान है। तो जब ये कंफर्म हो गया तो मैं अपने कैमरामैन विनोद शिकारपुरी के साथ पटना पहुंचा दिल्ली से, और उसके बाद अब हमें उस हॉस्पिटल के उस कमरे तक पहुंचना था और शूट करना था। अब स्टिंग ऑपरेशन, वही मैंने आपको जैसा बताया, हमारे पास एक बैग था, काले रंग का बैग में के जो बेल्ट होता है उसके यहाँ पे कैमरा, और वो बैग को कंधे पे टांगना होता था, और वो सारी चीज़ें देखता था। और उसी बैग के अंदर उसका मेन कैमरा का जो बाकी पार्ट्स हैं और ऑडियो जिसमें रिकॉर्ड हो रहा था, वो सारी चीज़ें उस बैग के अंदर थी। और साथ में मैंने उस बैग के फिर कुछ किताबें, कुछ कपड़े, पर्स, ये सारी चीज़ें डाल दी थी, ताकि अगर कभी कुछ चेकिंग हो तो वो सारी चीज़ें तो नीचे, ऊपर कपड़े देखें और बाकी चीज़ें। तो ये सारी तो तैयारी हो गई। अब ये था कि स्टिंग ऑपरेशन करना है, तो उन तक पहुंचा कैसे जाए, क्योंकि जेल में सीधा कैमरा लेके जाने का मतलब है कि या तो पिटना है या फिर भगा दिया जाना वहाँ से। अच्छा, तब तक जुर्म चूँकि लॉन्च हो चुका था, तो जुर्म की वजह से मैं टीवी पे आने लगा था, तो लोग चेहरा जो है वो रिकॉग्नाइज़ करने लगे थे, पहचानने लगे थे। तो ये भी नहीं था कि मैं कोई और बहरूपिया बन के जाऊँ या कुछ और बातें करूँ, या मैं डॉक्टर बन जाऊँ या कुछ और करूँ, तो वो पॉसिबल नहीं था। जाना था शम्स ताहिर खान बन के ही, और आज तक का रिपोर्टर ही बनकर। तो फिर ये आइडिया आया कि जब ये मैं स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए गया, तो उसके करीब 3-4 महीने के बाद चुनाव था। तो मतलब 3-4 या उसके बाद, मतलब एग्जैक्ट डेट मुझे पता नहीं, लेकिन इलेक्शन होना था। तो फिर एक आइडिया आया, हमें ये पता चला था कि इनमें से कुछ चुनाव लड़ना चाहता, जैसे मुन्ना शुक्ला या फिर अनिल शर्मा जो झारखंड का बहुत बड़ा था, रांची का। तो जो मेरा सोर्स था उसके थ्रू हमने एक मैसेज भिजवाया कि चुनाव आने वाला है, और आप लोग चुनाव के बारे में और बाकी जो इस वक्त नेता हैं या जो सरकार है और बाकी पार्टी के बारे में क्या राय है, हम पूरे देश से अलग अलग लोगों की राय ले रहे हैं, तो आप लोगों की भी राय लेनी है। ये तरीका काम कर गया, क्योंकि उनमें से कई को चुनाव लड़ना था और ये हमें पता था। तो उन्हें लगा कि चलो इसी बहाने कम से कम पब्लिसिटी भी होगी और हम भी टीवी पे आएंगे, और हमारी जो पॉलिटिकल इच्छा शक्ति है, जो चुनाव लड़ने का, जो नेता बनने का एक अंदर से वो जाग रहा है, उसकी भी वो पूरा होगा। तो हमें बुला लिया गया शाम को कि अच्छा आ जाइए, बात करेंगे आपसे सारे भाई। तो मैं और मेरा कैमरामैन दोनों हम लोग पहुँचे हॉस्पिटल के गेट पे। उनका एक बंदा था, वो हमें घुमाते घुमाते तमाम उस कमरे तक ले गया। अच्छा, PMCH जो पटना मेडिकल कॉलेज है अस्पताल, उसकी खासियत ये कि जो पूरा हॉस्पिटल है वो गंगा के ठीक किनारे बसा हुआ है। मतलब हॉस्पिटल के बाद गंगा है, गंगा नदी बहती है। तो शाम करीब 7 बजे, 7:30 बजे के आसपास हम लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं। उसका सबसे मिलते हैं, हाय हेलो होता है, बातचीत होती है। उनमें से कुछ ने जुर्म देखा हुआ था, तो कुछ कहानियाँ भी सुना रहे हैं, अच्छा भी लग रहा है। उसका हम उनको अपने आने का मकसद बताते हैं कि हमें चुनाव के बारे में बात करनी है, और आप लोगों को भी चुनाव अगर लड़ना है तो क्यों लड़ेंगे, किस पार्टी से लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, और क्या है सरकार ने क्या वादा पूरा नहीं किया, विपक्ष का क्या है। तो उनको इस तरीके से हमने बांधना शुरू किया। तो धीरे धीरे वो खुलना शुरू हुए, और खुलने के बाद अब मेन कैमरा लेकर गए थे, चूँकि उन्हें मालूम था कि इलेक्शन की बात हो रही है। तो जो मेरा कैमरामैन था वो मेन कैमरे से शूट कर रहा था, और जो स्टिंग जिससे करना था वो मेरे कंधे पे बैग था। तो ऐसे तमाम कुर्सियाँ पड़ी हुई थी वहाँ पे, 7, 8, 9, बीच में एक टेबल था। तो फिर मुझे भी एक कुर्सी पे बैठना पड़ा, मैं बैठ गया। उसके बाद कंधे पे अपना कैमरा मेरा चालू है, मेन कैमरे से वो जो हो रहा है। फिर मैंने ऐसे ही माइक लेके हर एक से इलेक्शन के बारे में पूछा, आपकी राय, आपकी राय, आपकी राय। तो सारे जो छठे हुए अपने क्रिमिनल भाई हैं वो सारा बताने लगे, बोलने लगे एकदम बिल्कुल नेता की तरह। तो ये बाइट वाइट तो ले लिया, ये वैसे ही था, हमें दिखाना था नहीं।
जो सवाल पूछे उसका कोई मतलब नहीं था मेरे लिए, मुझे करना तो कुछ और था। तो ये उन लोगों को अंधेरे में रखने के लिए सारी चीज़ें कर ली। उसके बाद अब एक चीज़ और भी थी कि जब तक वो मेन कैमरा और माइक बंद नहीं होगा वो असली बात बोलेंगे नहीं। तो जाहिर सी बात है वो बंद करना था। तो पहले 15-20 मिनट में उनको कन्विंस किया, उसके बाद उनसे माइक पे ऑफिशियल मैंने बात की, बाइट ली। उसके बाद उन सब के कटअवेज बनाए, मतलब तस्वीरें ली, उन्होंने अच्छे अच्छे पोज दिए। उसके बाद फिर मैंने कैमरामैन को इशारा किया, उसने कैमरा बंद किया। फिर अब कैमरा बंद करने के बाद बैग में डाला, माइक डाला, सब कुछ। उसमें से एक दो ने फिर पूछा कि भैया कैमरा तो बंद हो गया ना? बोला आप बिल्कुल, आप बेफिक्र रहिए, अब सब कुछ बंद है। जैसे ही कैमरा बंद हुआ, हटा, उसके बाद अचानक एक अलमारी खुलती है, उसमें से शराब की बोतलें निकलती हैं, बियर आती है, टेबल सजता है, स्नैक्स थे, ड्राई फ्रूट्स, उसमें ग्लास, सोडा, कोल्ड ड्रिंक के साथ अब सब शुरू हो जाते हैं। अच्छा, मेरा कैमरामैन जो था हम लोगों को भी ऑफ़र करते हैं, तो मैं किसी तरह से बहाना कुछ करता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ, ये सारी चीज़ें तो कभी पी नहीं है, तो मुझे माफ़ कर दिया जाता है। पर कैमरामैन को कहते हैं तो वो कहता है अच्छा ठीक है, तो वो बियर पीना शुरू करता है। अब उसके बाद बातचीत हो रही है, जैसे एक दो गिलास उनका ख़त्म होता है, वो धीरे धीरे अपने रंग में आते जाते हैं। उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे उनको घुमाना शुरू करता हूँ और फिर बात होती रहती कि ये बिहार में सही है, बताइए आप लोग, यहाँ पे इतनी फैसिलिटी मिल जाती है, आप लोग तो जेल में हो, ये वो। तो फिर वो अपना कहानी सुनाता है, अरे क्या जेल, ये वो, सारे डॉक्टर भी अपने हैं, ये चीज़ें हैं, एक साइन कराओ, बाहर आओ, जब आओ शॉपिंग भी करो, ये भी करो, दुनिया के लिए हम बंद हैं। अच्छा, तब मीडिया में टीवी वीवी का इतना वो था नहीं, जो प्रिंट का तो था, तो प्रिंट में आप लिख दो, लेकिन दिखाने का असर और दिखने का असर कुछ ज़्यादा होता है। तो उन्होंने पूरी कहानी अपनी सुनानी शुरू कर दी और ठीक ठाक सुना रहे थे। तभी करीब, अच्छा इस बीच में क्या हुआ कि उन्होंने मुझसे पूछा, फिर आप तो दिल्ली में हैं? मैंने कहा जी, यहाँ कहाँ हैं ये? अब मुझसे एक दो गलती हो गई थी, तो मैंने कहा कि यहाँ पे मैं, एक पाटली पुत्र होटल है वहाँ पे पटना में, तो मैं वहीं ठहरा हुआ था। तो कहाँ ठहरे हैं भैया, ये कोई ज़रूरत हो? तो मैंने कहा नहीं, तो मैंने होटल का नाम बता दिया। फिर ये था कि वापसी कब है, तो मैंने कहा कल मुझे जाना है, ये भी टाइम भी बता दिया और मैंने सही बता दिया। और मैंने कहा कि मेरी करीब शाम 5, साढ़े 4-5 बजे की फ़्लाइट है कल, और वो एयरलाइंस भी का भी नाम बता दिया। और मैंने कहा अच्छा, वहाँ से वैसे ही एक टाइम पे एक ही एयरलाइंस उड़ती है, तो मुश्किल नहीं है, टाइम से ही आप एयरलाइंस पता कर लेते हैं। तो ये मैंने बेवकूफ़ी में अपनी सारी चीज़ें बता दी कि मैं इस होटल में ठहरा हुआ और मेरी कल की फ़्लाइट है, कल इससे दिल्ली जा रहा हूँ, क्योंकि अभी तक मुझे इसके बाद का ख़तरे का एहसास नहीं था और शायद इसीलिए बेवकूफ़ी कर गया था। उसके बाद ये सारी बात करने के बाद अपनी और भी बेवकूफ़ी की सारी बातें चल रही हैं। तभी उनमें से एक को, जो अनिल शर्मा था, उसे शक हो गया। उसने कहा कि भैया एक बात बताइए कि आपके बैग में ऐसा कौन सी कीमती चीज़ है? तो मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? तो बोला पिछले 2-2.5 घंटे से आप बैठे हुए हैं, लेकिन आप बैग अपने कंधे से नहीं उतार रहे हैं, इसमें ज़रूर कुछ है। मैंने कहा अरे वो आपसे बात करने में मुझे होश ही नहीं रहा, दिमाग ही नहीं रहा। बोला नहीं नहीं भैया, इसमें कुछ तो गड़बड़ है। तब तक दूसरा एक मजाक करता है, अरे इसमें भैया टीवी से आए हैं, कुछ इसमें पैसे होंगे या सोना होगा, पता नहीं क्या, मजाक के तौर पे। मैंने कहा अरे ऐसा कुछ नहीं है। बोला नहीं नहीं, कुछ तो है, वरना तो आप। अब मुझे ये अचानक लगा, अच्छा इससे पहले एक छोटी सी घटना और हुई। वो ये हुई कि जब हम बात कर रहे थे तो टेबल बीच में था और सारे वो शराब पी रहे थे, तो एक किसी का ग्लास गिर गया। तो ग्लास गिर गया शीशे का, तो वो टूट गया। जब वो टूटा तो थोड़ा सा टेबल को खिसकाया गया। एक लड़के को बुलाया गया, हॉस्पिटल के एम्प्लॉय को, उससे कहा गया इसको साफ़ करो। उसने सारा सफाई करना शुरू किया। तो जब वो हटाया गया तो मैंने देखा कि वो एक लोहे का सीवर का ढक्कन है। तो मैंने कहा ये क्या है? ये रूम में सीवर का ढक्कन समझ में नहीं आया। तो बताया कि भैया ये सीवर खुलता है तो ये इससे सीधे जो है ये जाके गंगा में मिलता है, और मैंने आपको बताया कि हॉस्पिटल गंगा के किनारे है। तो दूसरा अचानक मजाक में बोलता है हम लोग जानबूझ के ये कमरा लेते हैं, अगर किसी को निपटाना हो तो कमरे में बुलाओ, आएगा तो, पर कमरे से कहाँ गया किसी की औकात नहीं है कि पता कर सके। सीधा ढक्कन खोलो, टपकाओ, लाश भी नहीं मिलेगी, गंगा में पता नहीं कहाँ जाके बह जाएगी। अब उसने सुनाने को तो सुना दिया, उसके बाद सफाई हो गई, टेबल वापस अपनी जगह पे। अब ये बात ख़त्म हो गई। इसी के थोड़ी देर के बाद ये इंसिडेंट हो गया कि भैया बैग में कुछ तो गड़बड़ है। अब जैसे ही उसने कहा गड़बड़ है, अब मैंने कहा ये पूरा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर इसको ये सारी चीज़ें, इसने बैग खोल लिया और प्ले करके देख लिया, और इससे ये भी पता है मेन कैमरा हमने कहीं दूर रखा हुआ, आप कुछ कर नहीं रहे हैं, और मेरे सामने सारे छटे हुए 5-6 जो टॉप बिहार के क्रिमिनल हैं वो बैठे हुए हैं, और अभी अभी टेबल हटाया गया है और मुझे सीवर भी दिखा दिया गया है, और ये भी बताया गया कि यहाँ आने के बाद
कौन कहाँ गया कभी कोई पता नहीं कर पाएगा। तो बस मेरे सामने वो सीवर का ढक्कन और सीवर के अंदर ये दो ही तस्वीर दिमाग में घूमने लगी। मैंने कहा पकड़े गए, उसके बाद ये ढक्कन हटेगा, मैं और मेरे साथ मेरा कैमरामैन विनोद शिकारपुरी दोनों अब अंदर टपकेंगे, उसका अल्लाह जाने कभी किसी के हाथ लगेंगे कि नहीं लगेंगे, जिंदा तो मिलते ही नहीं। तो वो अजीब पल था जब उसने शक किया, मुझे लगा कि अब क्या करूं। तो कुछ समझ में नहीं। अच्छा वो जो कैमरा था उस वक्त, वो जो मैं कंधे पे रख, वो उसकी पूरी कॉस्ट थी करीब 1.5 लाख रुपए। अब तो खैर और सस्ता होता जा रहा है। तो वो 1.5 लाख रुपए थी, और जाहिर सी बात है कंपनी का लेकर गया था, मेरी सैलरी भी तब इतनी नहीं थी। तो मुझे लगा अगर इसको कुछ हो गया तो मैं तो गया। पर मैंने कहा जान बचाना है तो कुछ करो। तो मैंने कहा इससे पहले कि ये आके मेरे बैग की तलाशी ले, मैंने कंधे से वो बैग उठाया और मैंने कहा आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं भूल गया था, इसमें ऐसा कुछ नहीं लीजिए। और मैंने बैग को उठा के यूं फेंक दिया, मतलब जोर से, और वो जाके जहाँ पे ये बैग रखा हुआ है वहाँ पे ऐसे गिर गया। जब मैंने फेंका तो ये मेरा ट्रिक काम कर गया। मुझे लगा कि यार इसमें सच में कुछ नहीं है। अच्छा फेंकने को फेंक दिया, मुझे लगा कि कोई उठ के जाके तलाशी ना ले, और अगर तलाशी ले तो मैं रोक नहीं सकता, मेरी हिम्मत नहीं कि मैं उसको रोकूंगा तो और शक होगा। और गलती से निकल आया अंदर से कैमरा, तब तो फिर गया ही गया। तो बस वो फेंकने के बाद दुआ कर रहा था कि अब ये चीज़ खत्म हो, यहाँ से किसी तरह निकलो, क्योंकि मेरा काम तो हो गया। ऊपर वाले का कर्म था कि फेंकने के बाद उनमें से किसी को फिर कुछ शक नहीं हुआ, वो बात ही घूम गई। उसके बाद वो कुछ और बात करने लगे। अच्छा तब तक दौर पे दौर चल रहा था, तो जैसे जैसे वक्त बीत रहा था उनको वो अपने आप से और ज़्यादा बाहर होते जा रहे थे नशे में। फिर उन्होंने खुल के बोलना शुरू किया जेल अथॉरिटी के बारे में, जेल के डॉक्टर के बारे में। उन्होंने कहा कि जिसको जब चाहे जेल से हम बाहर आएँ, हम घूमें, ऐसी सी। फिर उन्होंने कहा हम तो पिक्चर भी देख लेते हैं, अगर अमिताभ बच्चन के रिलीज़ हो जाए और जेल में है तो पता नहीं चलता। तो जब उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई तो मेरी एकदम, मैं मतलब अजीब सा था कि क्या सिस्टम है हमारे यहाँ, कि मतलब एक कैदी जिसको अदालत ने सज़ा दी, जिसको जेल में होना चाहिए, वो यहाँ पे आके पार्टी कर रहा है, दोस्तों को बुला रहा है, ऐसा लग रहा है पता नहीं जैसे कहीं घूमने आया, पिकनिक में आया, क्या करने आया। तो मुझे बड़ी अजीब सा ये सारी चीज़ें लगी। और वो सारे फिर नशे में बोलते गए। इस चक्कर में करीब रात 11:30 बज गया, और मैं 7:30 से था वहाँ पर, और बोलता गया और जितनी चीज़ें थी सब बोल गई। अब जब वो बोल रहा था तब मैं अपने आप पे अफसोस कर रहा था कि काश ये सारी चीज़ें ये थोड़ा पहले बोलता था, जब मेरे कंधे पे कैमरा था तो मैं सारा रिकॉर्ड हो जाता। अब तो मैंने फेंक दिया, कैमरा भी टूट गया होगा, पता नहीं क्या है। तो मुझे लगा कि चलो कहानी तो सुन ली, लेकिन असली कहानी इन लोगों ने बाद में सुनाई, और वो मैं मिस कर गया। मुझे कैमरा फेंकना पड़ा। फिर ये लगा कि नहीं चलो जान बच गई, कम से कम स्टोरी फिर कभी हो जाएगी। 11:30 बजे बड़ी मुश्किल से उन लोगों से फिर इजाज़त ली। हमने कहा कि जाना भी है, और भी कुछ लोगों से बात करनी है और उनकी भी राय लेनी है। तो फिर उन सब ने कि भैया हमारा ये कब दिखाएंगे, हम लोगों को भी इलेक्शन लड़ना है। मैंने कहा बिल्कुल। अच्छा तीसरी बेवकूफ़ी ये की थी, मैंने कहा था ये अगले शनिवार को रात 11:30 बजे आप देखिएगा। तो उनको शो का भी टाइम बता दिया, अपना होटल का पता बताया, जिस दिन फ़्लाइट है नेक्स्ट डे वो फ़्लाइट एयरलाइंस बताई, और तीसरा ये भी बता दिया कि ये शो किस दिन टेलीकास्ट होगा। तो ये तीनों चीज़ें बता दी। अब खैर 11:30 बजे उनसे विदा लेता हूँ, उसके बाद होटल की तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ पे एक जो चौथी बेवकूफ़ी की थी वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की थी। जब होटल की तरफ जा रहे थे तो जैसे ही गाड़ी में बैठे, पीएमसीएच से जिस होटल में मैं ठहरा था उसकी दूरी 10 मिनट होगी, और रात का टाइम 11:30 बजे, तो 7-8 मिनट। तो गाड़ी में बैठने के बाद धड़कन बहुत तेज़ थी कि जान बच गई, निकल के आगे, पकड़े नहीं गए। उसके बाद अफरा तफरी में गाड़ी के अंदर ही बैग खोला, और बैग खोलने के बाद देखा कि कैमरा सही सलामत है कि नहीं। तो देखा तो विनोद मेरे कैमरा मैंने चेक किया, बोला यार टूटा नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है। मैंने कहा चलो। उसके बाद हमने बोलना शुरू कर दिया। मैंने कहा यार आज तो फंस ही गए थे, लगभग हम लोग सीवर में जाते और मार देता, और बताओ ये। तो उसने बोला कि नहीं, फिर ये हुई कि रिकॉर्ड हो गया होगा सारा। बोला हाँ सारा हो गया। तो हमने ये सारी चीज़ें गाड़ी में बात कर रहा हूँ। होटल आया, उतर गए। जिस गाड़ी में हम बैठे हुए थे, हमने चूँकि स्टिंग करना था तो और पटना गए थे, तो हमारे जो पटना के ब्यूरो चीफ हैं सुजीत झा, वो उस दिन कहीं थे, पटना में नहीं थे, कहीं बाहर शूट पे थे। तो होटल से चूँकि नज़दीक था तो हमने कहा चलो गाड़ी ले लेता हूँ। तो मैंने होटल वाले से ही कहा कि गाड़ी एक ले ली थी पीएमसीएच जाने के लिए, और उसने गाड़ी भेज दी थी। तो हमें ड्राइवर के बारे में जानकारी नहीं थी, और ये गलती की थी हमने। तो जब हम वापसी में बात कर रहे थे गाड़ी में बैठकर, तो हम सारे नाम भी ले रहे थे, मुन्ना शुक्ला, तिवारी, अनिल शर्मा या अनिल सिंह नाम भी बोल रहा हूँ। तो वो और स्टिंग ऑपरेशन, कैमरा भी खंगाल रहे हैं, सब कुछ। उसने क्या किया ड्राइवर ने, उनमें से किसी एक का वो जानने वाला था।
उसने हमें ड्रॉप किया, उसके बाद उनमें से किसी एक को उसने ये लीक कर दी, कह रहे ये हॉस्पिटल में, अच्छा हमने ये भी बताया कि ये खबर होगी, या बताओ, जो नॉर्मल बात करते हैं अकेले में कि इनको हॉस्पिटल में है, ये इनको जेल में होना चाहिए यार, कैसे है ये सारी चीज़ें। तो जितना भी चीज़ें थी वो बोल गया और वो सुन लिया, और उसने उनमें से किसी एक के बंदे को ये खबर लीक कर दी। कह रहे आज तक वालों ने तो तुम लोगों का वो कर दिया है, सब रिकॉर्ड है कि तुम लोग हॉस्पिटल में ऐश कर रहे हो, ये है वो है। अब जैसे ही ये लीक की, और मैं उस दौरान तक हमें ये पता नहीं, मैं होटल पहुँचे, हम दोनों होटल पहुँचे तो रिसेप्शन से फ़ोन आया, चूँकि मोबाइल नंबर मैंने दिया नहीं था और लेकिन होटल का नाम बता दिया था। तो फ़ोन आया, तो मैंने फ़ोन उठाया, तो उधर से बोला भैया शुक्ला बोल रहा हूँ, खान साहब आपने ठीक नहीं किया। मैंने कहा अरे क्या बात कर रहे हैं आप, क्या किया? बोला आपने कुछ ऐसे ऐसे सब किया और ये मेरा काटो तो खून नहीं की, इसको कैसे पता? तो बोला देख लीजिएगा, अगर आपने कर भी लिया तो कोई बात नहीं, रखे रहिए अपने लिए, चलाइएगा तो अपनी जिम्मेदारी पे चलाइएगा, उसके बाद आपकी कोई गारंटी नहीं है। अब इतना बोलना काफ़ी था। फ़ोन रखा, अब विनोद को बताया ऐसे ऐसे हो गया, तो उसने कहा ऐसे कैसे? तो फिर अचानक आया कि वो ड्राइवर के सामने हमने सारी बातें की थी, और तो कोई लीक कर नहीं सकता, तो हमारा सीधा सीधा सस्पेक्टेड जो है वो ड्राइवर था। अब क्या करें? तो उसने कहा कि अब तो यहाँ पे रहना भी, अभी तो फ़ोन आया, क्या पता वो टटोलने के लिए, चेक करने के लिए होटल ही आ जाए। मैंने कहा ये भी सही है, तो क्या करें? तो फिर मैंने बताया अरे यार मैंने तो उसको ये भी बता दिया कि हम किस फ़्लाइट से जाने हैं और कितने बजे हमारी फ़्लाइट है, तो अगर होटल में नहीं आया तो एयरपोर्ट पे भी मिल सकता है। तो बोला फिर क्या करें? फिर हमने सुजीत झा को फ़ोन किया, हमने कहा यार ऐसे ऐसे हो गया सुजीत भाई, अब ये बताइए कि हमें दिल्ली पहुंचना है और उस वक्त कोई ट्रेन भी नहीं है, आखिरी ट्रेन जो थी ठीक ठाक वो शाम 7:30 या 8 बजे थी, या करीब 9 बजे थी, उसके बाद कोई ट्रेन नहीं, जो भी ट्रेन है अब अगले दिन शाम को है, बाकी पैसेंजर ट्रेन थी बहुत सारी। तुमने कहा उसमें वक्त लगेगा। तो हमने पूछा कि हमें दिल्ली जाना है, ये बताइए कोई अभी की फ़्लाइट हो, ये सुबह तो पता चला कोई फ़्लाइट नहीं है। तो मैंने कहा फिर ऑप्शन क्या है? तो उन्होंने कहा कि रांची से फ़्लाइट है और सुबह करीब 9-10 बजे। तो हमने कहा यहाँ तो रहना आप खतरे से खाली नहीं है, तो हमने कहा आप एक गाड़ी दिला दीजिए जो हमें रांची तक पहुँचा दे। फिर हम लोग बाई रोड रात को ही होटल खाली किया, सामान गाड़ी में रखा, सुजीत भाई ने गाड़ी भेजी और हम पटना से रांची ट्रैवल किए बाई रोड। और पटना से रांची जाने के बाद फिर रांची से फ़्लाइट लिया और दिल्ली आया, सिर्फ इसलिए कि अगर वो यहाँ पे पहुँच गए तो फंसेंगे, और नहीं तो 4:30 बजे तो उन्हें पता ही है कि एयरपोर्ट से जाएगा तो एयरपोर्ट पर उनके लोग आएंगे, तो ये रिस्क न लें। इससे अच्छा तो हमने सिर्फ इस रिस्क को अवॉइड करने के लिए बाई रोड ट्रैवल करके उसी रात रांची निकले, फिर रांची से दिल्ली आए। दिल्ली आए तो फिर सुकून मिला। अब उसके बाद जो चौथी बेवकूफ़ी की थी उसका भी अंजाम आ गया। ये बात है हम लोग जो शूट करके आए थे, मंगल का दिन था और सैटरडे को जुर्म जाया करता था। तो मंगल को आए, स्क्रिप्ट लिखी, सारा दिखा। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो आपको, जब हम पटना से रांची जा रहे थे तो जब रांची बिल्कुल करीब आने लगा, हमने कहा कि अब चेक करते हैं। हमने उस जो स्टिंग शूट किया था हमने चेक किया, तो पहला धक्का ये लगा कि जितनी देर तक मैं बैठा हुआ था और जो मैं कंधे पे बैग लेकर बैठा हुआ शूट कर रहा था, तो मेरे सारे सामने आ तो रहे थे फ्रेम में, लेकिन किसी का ये कटा हुआ था तो किसी का ये कटा हुआ था, मतलब फुल फेस नहीं था। तो उसमें एक सामने वाले को मिल सकता है कि ये मैं नहीं हूँ, आधा है ये, तो मतलब वो फ्रेम सही नहीं बन पाया। अब बड़ा अफसोस कि इतनी अच्छी स्टोरी थी और ये तो अब चेहरा ही है, किसी का चेहरा भी नहीं, थोड़ा सा दिख रहा है, किसी का कान दिख रहा है, तो 1-2 लोगों का ठीक ठाक है, बाकी कोई आ ही नहीं रहा फ्रेम में। तो अब मैं उन लोगों को कैसे बताऊँ? तो बड़ा अफसोस, फास्ट फॉरवर्ड करते गए। अब ऊपर वाले का कमाल देखिए उस दिन जो चमत्कार था, जब मैंने कैमरा उठा के उनसे बचने के लिए जब उनको शक हुआ तो नीचे फेंका था, वो ऐसी जगह पे जाके गिरा कि उसने बेस्ट फ्रेम बनाए। उसका ऐसा फ्रेम था कि ये जो 6, 7, 8 थे वो सारे फ्रेम में आ रहे थे और एकदम क्लियर आ रहे थे, और जो सारी बातें उन्होंने असली बताई थी जो नशे में पीने के बाद, वो सारी चीज़ें उसमें रिकॉर्ड हुई थी। जो कि पहले मैं कंधे पे लेके बैठा हुआ था उसमें मेरे काम की बहुत कम चीज़ें थी, फेंकने के बाद असली काम तब शुरू हुआ, वो सारी बेहतरीन रिकॉर्डिंग हुई। उसको देखने के बाद हम लोग जो बहुत खुश हुए। फिर उसके बाद मंगल दिल्ली पहुंचते हैं, सैटरडे को ये शो जाता है, जो बेवकूफ़ी कर चुका था कि टाइम भी बता दिया कि आप लोग कितने बजे देखोगे। अब ये सारे क्रिमिनल बेचारे इंतज़ार में हैं कि हमारा पॉलिटिकल कहानियाँ आएंगी, हमारे राय आएंगे, हम नेता टाइप की छवि वाली चीज़ें आएंगी।
लेकिन प्रोमो उससे पहले ख़तरनाक बन चुका था। उसके बाद शो शुरू होता है। शो शुरू होने के बाद पूरी कहानी की लाइन यही थी कि कैसे जिन्हें जेल में होने चाहिए वो सारे बड़े क्रिमिनल हॉस्पिटल में ऐश और अय्याशी कर रहे हैं। 11:30 बजे शो शुरू होता है। 11:50-52 पर शो ख़त्म होता है। 55 मिनट के आसपास मेरे पास फ़ोन आना शुरू हो जाता है कि भैया आपने ठीक नहीं किया, आपको उस दिन भी समझाया था, और आप ये मत समझिएगा कि आप दिल्ली में हो, दिल्ली में भी हमारे लोग हैं। अब मेरा जिसने जो भी कहना था कि आप गलत समझ रहे हैं, क्या करूं, मुझे ऐसा कहा गया था, ये है, मेरी कोई गलती नहीं, जो भी अपनी तरफ से बचाव कर सकता था। लेकिन उन्होंने तो तीर छोड़ दिया था। नया नया साल भर हुआ था आज तक में, डर अलग कि मैंने कहा यार पता नहीं कुछ करना दें, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि अब तो काम हो चुका था। तो फिर भी ये कि कुछ बीच बचाव करके इधर पटना में कि भाई सुजीत झा जी से बोल के कि आप कुछ देख लीजिए, कहिएगा हो गया ये सारी चीज़ें। लेकिन उसके बाद फिर जो सबसे अच्छी चीज़ होती है उसके बाद होती कि ये स्टोरी सैटरडे को ऑन एयर होता है, संडे को रिपीट होता है। और बिहार में ही एक वकील साहब मंडे को कोर्ट में एक पिटिशन दाखिल कर देते हैं इसी शो के ऊपर, और कहते हैं कि ये प्रूफ है कि बिहार के क्रिमिनल कैसे जिन्हें जेल में होना चाहिए वो हॉस्पिटल में बीमारी के नाम पे ऐश कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हाई कोर्ट इसको संज्ञान में लेता है, पटना हाई कोर्ट, और उसी दिन हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आता है कि इन सारे लोगों को फौरन वापस जेल में भेजा जाए। मंडे की बात है ये, वेडनेसडे तक, मतलब मंडे को वो देता और ट्यूसडे की शायद सुनवाई थी, मतलब अगले 48 से 72 घंटे के अंदर अंदर ये सारे क्रिमिनल वापस बेऊर जेल। कहानी में जितना ही आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।